हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडियन इकोनॉमी में एनवायरनमेंट के चैप्टर का एक और पार्ट जिसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हम अपने रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज ख़त्म ही ना हो जाएं कहीं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे अपने रिलायंस या डिपेंडेंस दिखानी चाहिए। इसमें क्या पॉइंट में लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द energy needs of India are met through thermal and hydel या हाइड्रो पावर प्लांट्स। बेसिकली थर्मल पावर प्लांट्स जिसमें कोयला जला के बिजली प्रोड्यूस की जाती है, हाइड्रो पावर प्लांट्स जिसमें पानी को रोक के डैम बना के बिजली प्रोड्यूस की जाती है। दीज प्लांट्स, ये हार्मफुल क्यों है? दीज प्लांट्स हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ ऑपरेशन। तो जब तक ये चलते रहते हैं एनवायरनमेंट पे बेड़ा गर्क हो जाता है एनवायरनमेंट का। कैसे? थर्मल पावर प्लांट्स एमिट लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, क्योंकि कोयले को जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, तो ग्रीन हाउस गैसेज निकलेंगी और एनवायरनमेंट की ऐसी की तैसी हो जाएगी। पर्टिकुलरली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वाइल हाइड्रो पावर प्लांट्स डिसरप्ट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इन द कैचमेंट एरिया एंड द रिवर बेसिन। तो जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है, अगर उस पर डैम बना देंगे तो जहाँ जहाँ पानी पहुँचना था वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्पीड ही स्लो हो जाएगी पानी की गिरने की। समझ गए ना बात? तो उससे नेचुरल फ्लो और कैचमेंट एरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इंडिया को करना क्या चाहिए? इंडिया शुड फोकस ऑन जनरेटिंग पावर फ्रॉम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी विच आर क्लीनर एंड ग्रीनर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इंडिया में सूरज तो आपको पता है बहुत निकलता है। अंग्रेज़ आते हैं यहाँ स्पेशल सूरज लेने के लिए। मैं एक बार गोवा गया था तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने देखा 1 महीने के लिए अंग्रेज़ आए घूमने। वो कहते हैं हमारे कंट्री में तो सूरज नहीं निकलता, यहाँ हम सन बाथ लेने आते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आ जाता है LPG एंड गोबर गैस इन रूरल एरियाज़। सिलेंडर देने चाहिए और LPG सस्ती होनी चाहिए ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें लकड़ी जलाने के बजाय हम गोबर गैस का इस्तेमाल करें या फिर LPG के सिलेंडर्स का इस्तेमाल करें। हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज़ आर डिपेंडेंट ऑन नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक वुड, डंग केक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इससे क्या होता है जब वो जलेंगे तो केमिकल्स निकल सकते हैं और जिससे पोल्यूशन हो सकता है और इंसान के लिए ख़राब रहता है। अब दिस हैज़ सेवरल एडवर्स इम्प्लीकेशंस लाइक डिफॉरेस्टेशन, रिडक्शन इन द ग्रीन कवर, वेस्ट ऑफ कैटल डंग एंड एयर पोल्यूशन। जो कैटल डंग है, जो गोबर जो गाय करती है, उसको गोबर गैस प्लांट में डालते तो गैस अच्छे तरीके से निकल जाती है। उसको सुखा के ऐसे जला दिया तो वो फिर जलाने से तो पोल्यूशन होता ही है ना, आपको पता है। द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड उज्ज्वला योजना focused on providing LPG subsidized cylinders to the women below poverty line। तो गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी कि सिलेंडर फ्री दे देंगे, एक एक चूल्हा फ्री दे देंगे। इंडिया में सिलेंडर और चूल्हा जो गरीब लोग हैं उनको फ्री दिया गया। बट मसला ये है कि जब फ्री दिया था तो सिलेंडर था 300-400 रुपये का, आज सिलेंडर है 1000 रुपये का, तो गरीब कहाँ से भरवाएगा? ठीक है ना। इन एडिशन गोबर गैस प्लांट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू इजी लोन्स एंड सब्सिडी। तो गोबर गैस प्लांट्स को बनाने के लिए सब्सिडी वगैरह देती है सरकार, जो कि ज़्यादातर अमीर लोग आपको पता है सब्सिडी लेके खा जाते हैं, दिखा देते हैं कि हम काम कर रहे हैं मगर करते नहीं है। गरीब लोगों को लोन ही नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं क्रिटिकल भी हूँ, बीच बीच में आपको बताता भी रहता हूँ कि असल ज़िंदगी में क्या हो रहा है। द गोबर गैस प्लांट्स रिक्वायर कैटल डंक फ्रॉम विच गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड the slurry left behind is used as a organic manure। तो बेसिकली गोबर गैस प्लांट के लिए क्या चाहिए? गाय का गोबर तो चाहिए ही ना। तो अगर गरीब बंदा है उसके पास गाय ही एक है तो वो कितना गोबर करेगी और कितना वो गैस निकाल पाएगा, खुद सोचो। ठीक है ना, ये तो अमीरों का खेल है। थर्ड पॉइंट आ जाता है CNG एंड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, यूज़ ऑफ CNG। ठीक है, CNG शुड बी एनकरेज इन व्हीकल्स डू ब्रिंग डाउन द एयर पोल्यूशन। अगर व्हीकल्स में CNG गैस का इस्तेमाल किया जाए जो कि कम पोल्यूशन देती है, सरकार को CNG पे उल्टा सब्सिडी देनी चाहिए। सरकार क्या करती है? CNG पे सब्सिडी देती नहीं है। ठीक है, मोस्ट स्टेट्स हैव स्टार्टेड, ज़्यादातर स्टेट्स ने क्या स्टार्ट कर दिया है? स्टार्टेड CNG एज वेल एज बैटरी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन देयर सिटीज़। जैसे मैं जिस शहर में रहता हूँ चंडीगढ़, वहाँ पे बैटरी के हिसाब से बसेस चलने लगी हैं, बैटरी पे बसें चल रही हैं, CNG पे पंप आजकल हर जगह अवेलेबल हैं, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है विंड पावर को इस्तेमाल करें। विंड पावर को इस्तेमाल करके बिजली भी प्रोड्यूस की जा सकती है। विंड पावर कैन हार्नेस्ड विद एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जो विंड मिल्स वगैरह होती हैं वो तो चलती रहेंगी और बिजली प्रोड्यूस होती रहेगी, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट तो है नहीं। विंड टर्बाइंस मूव इन द विंड
मूव इन द विंड डायरेक्शन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट हार्मफुल एमिशंस। यही बात जो मैंने बोली, वो पंखा घूमता रहेगा, बिजली प्रोड्यूस होती रहेगी, उसमें कोई पोल्यूशन तो निकलेगा नहीं। बट मसला क्या है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ विंड मिल इज़ वेरी हाई। सरकार उस पर सब्सिडी तो देती नहीं, बट द पॉसिबल बेनिफिट्स आर फार मोर वेलफेयर ओरिएंटेड। उनका फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है, मगर विंड बिल लगाने में पैसा इतना खर्च हो जाता है, ऊपर से सरकार सब्सिडी भी नहीं देती, इसलिए गरीब बंदा तो नहीं लगा पाता। फिफ्थ पॉइंट है यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। इसको काफ़ी इंडिया इनकरेज कर रहा है, सोलर एनर्जी को, उस पर सब्सिडी भी काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। इंडिया इज़ एंडोड विद अबंडेंट सनलाइट। इंडिया के पास काफ़ी सनलाइट है, सूरज काफ़ी रहता है यहाँ पे, ठीक है, विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। सनलाइट इज़ बोथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज वेल एज नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सनलाइट है वो एक तो एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं करती, मोर ओवर एग्जॉस्टेबल नहीं है। सूरज कौन सा ख़त्म हो ही जा रहा है, रात दिन में ही चेंज हो रहा है ना, बाकी सूरज तो उगता ही है, ठीक है ना। तो कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट ड्रीम। अब ये ख्वाबों में नहीं आप सोच सकते कि भाई सोलर एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो टेक्नोलॉजी लगातार चेंज होती जा रही है। दाउ द टेक्नोलॉजी इज़ येट टू बिकम वाइडली इनोवेटिव। इतनी ज़्यादा अभी एडवांस नहीं हुई है, नॉर्मल तो होगी, अब सबको पता है कि सोलर एनर्जी से वो कर सकते हैं, ठीक है ना, बिजली प्रोड्यूस। सोलर एनर्जी इज़ इफेक्टिव आंसर नॉट ओनली टू द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, बट ऑल्सो टू द प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि इससे जब बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एनवायरमेंट को हार्म नहीं हो रहा। नेक्स्ट, मिनी हाइडल प्लांट्स। तो मिनी हाइडल प्लांट्स लगाने चाहिए। इसमें क्या है, मिनी हाइडल प्लांट्स आर एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? स्पेशली इन द माउंटेनियस रीजन। आपको छोटे छोटे डैम्स बनाने चाहिए। उससे क्या होगा, इन माउंटेन्स पेरिनियल स्ट्रीम्स कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एनीवेयर। माउंटेन्स से छोटे छोटे झरने तो काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, तो वहाँ पे अगर हम मिनी हाइडल प्लांट्स लगा दें और उसकी एनर्जी से हम स्ट्रीम्स को हल्का हल्का सा रोकें, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे टर्बाइंस लगा सकते हैं जहाँ छोटे छोटे झरने बह रहे हैं, विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी सफिशिएंट टू मीट द लोकल डिमांड। तो इतने सारे झरने, अगर छोटे छोटे टर्बाइंस वहाँ पे लगा दिए जाएँ, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, उससे क्या होगा, छोटी छोटी बिजली प्रोड्यूस करके उतनी बिजली तो प्रोड्यूस हो जाएगी जो लोकल डिमांड को पूरा कर देगी। सिंस दीज प्लांट्स डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न, दे कॉज लेसर हार्म टू एनवायरमेंट एज कम्पेयर टू द हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में ज़्यादा पंगा होता है, वो ज़्यादा जगह घेरता है। अगर छोटे छोटे हाइडल प्लांट्स होंगे, वो जगह भी नहीं घेरेंगे और एनवायरमेंट को ख़राब भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई कई जगह पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे, बड़ा बड़ा डैम लगा दिया, पानी पीछे रोक दिया, आगे वाली जगह भी काम ख़राब हो गया, और जो ज़मीन में खुदाइयाँ करते हैं उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जो लोग किन्नौर में रहते हैं उनको पता है कि भाई वहाँ पे जो हाइडल पावर प्लांट्स हैं उनकी वजह से, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनकी वजह से कितनी प्रॉब्लम आ रही है। हर तीसरे दिन वो स्लाइडिंग हो जाती है पत्थरों की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेवन्थ पॉइंट, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। तो इसमें हम लिखेंगे ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर सस्टेबल एंड इनोवेटिव। मतलब हमें पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए और थोड़ा बहुत इनोवेटिव चीज़ें भी लगातार यूज़ करनी चाहिए। ट्रेडिशनल नॉलेज को लगातार प्रैक्टिस करके उसको नई नई चीज़ों को आगे लेके आना चाहिए। दे आर इकोनॉमिकली वायबल एंड अवॉइड डिग्रेडेशन। जैसे पुराने ज़माने में अगर हमें कोई कीड़े कूड़े से फसल बचानी है तो तुलसी के पत्ते डाल देते थे, कोई नेचुरल चीज़ डाल देते थे, बजाय इसके कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड छिड़कें, ठीक है ना। ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ प्लांट्स का यूज़ करना, या लीव्स का, या फ्रूट्स का, मिनरल्स का, हर्ब्स का, जड़ी बूटियों का यूज़ करना, ठीक है ना, उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज जिनकी होती है। फोकस ऑन ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, या ये मैंने मेडिसिनल के स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैं फिर से लिख लेता हूँ। मेडिसिनल प्लांट्स एम्प्लॉइंग कंजर्वेशन। इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो सकती है। बेसिकली अब आप खुद सोचो, अगर हम देसी तरीके या देसी दवाइयों से काम चला लें तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो लगी हैं उनमें डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होएगी। अब मैक्रो लेवल पे नहीं मैं जा रहा, प्रोडक्शन कम होएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, भाई पोल्यूशन भी तो कम होगा ना, ठीक है ना। और नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, बायो कंपोस्टिंग बेसिकली क्या है, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर शिफ्टेड कम्प्लीटली फ्रॉम कंपोस्ट टू केमिकल फर्टिलाइज़र। जो पहले जो देसी तरीके से काम करते थे उससे शिफ्ट होकर अब केमिकल्स की तरफ खिसक गए, ठीक है। दिस हैड लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड वाटर। इससे ज़मीन भी जो है ख़राब हो गई और जो ग्राउंड वाटर है वो भी ख़राब हो गया। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। तो बायो कंपोस्टिंग का मतलब होता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से
जो है एग्रीकल्चर को आगे लेके जाना, ना कि केमिकल्स छिड़क के जो कि हमारे लिए भी ख़राब है और एनवायरनमेंट के लिए भी ख़राब है, उनको इस्तेमाल करना। नेक्स्ट आ जाता है बायोपेस्ट कंट्रोल। इसमें क्या होता है, मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से जो पेस्ट्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल करना और ऐसे एफर्ट्स मारना जिससे कि जो पेस्ट है वो अच्छे तरीके से कंट्रोल भी हो जाए। जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स कंटेमिनेट फूड प्रोडक्ट्स, सॉइल, वाटर बॉडीज़ एंड इवन ग्राउंड वाटर। आपने केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह छिड़के ताकि कीड़े ना पड़े, पेस्ट ना पड़े, उससे क्या हुआ, फूड प्रोडक्ट के अंदर भी वो केमिकल चला गया, ठीक है, ज़मीन के अंदर भी चला गया, पानी के अंदर भी चला गया, जिससे ऐसी की तैसी हो गई इंसान की, ठीक है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंट्रोड्यूस बाय पेस्ट कंट्रोल। ऐसे एफर्ट्स मारे जा रहे हैं कि जो पेस्ट वगैरह है इनको कंट्रोल किया जाए, इनके यूजेज को कंट्रोल किया जाए। सेवरल टाइप्स ऑफ पेस्ट कंट्रोलिंग केमिकल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। सेवरल जो हैं वो जो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आजकल एडवांस्ड होती जा रही हैं, जिसमें हम नीम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट है, एंड देयर यूज़ को एनकरेज किया जा रहा है। नीम के पत्ते से कोई दवाई बना के डाल दी ताकि वो कीड़ा वगैरह ना लगे, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन कर ली, उनको भी एनकरेज किया जा रहा है, जिससे मिनिमाइज हो सकता है पेस्ट अटैक के। मतलब हर जो है सीज़न में अलग अलग क्रॉप लगा ली, ठीक है। यूज़ ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स टू इज़ ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट। मैंने कई जगह देखा है, मैं फेसबुक पे देख रहा था, तो चाइना वगैरह क्या करता है, इंडिया में भी हो सकता है ऐसा, मगर चाइना क्या करता है, वो एक जगह लगाए होते हैं पौधे, बीच में पानी छोड़ देता है, मछलियाँ छोड़ देता है, मछलियाँ पेस्ट को खा लेती हैं, ऊपर से वो छोड़ देता है, क्या कहते हैं, बतखें कीड़े कूड़े खाती रहती हैं, तो ऐसे मतलब उनका काम चल जाता है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको रोकने के जो है देसी तरीके इस्तेमाल करो, ना कि उस पर इतना ज़्यादा केमिकल छिड़को कि इंसान की ऐसी की तैसी हो जाए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है इंडिया में, उसके बारे में, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।